Very good morning to all of you, and welcome to the new chapter, that is economic reforms, which we were doing of 1991. 1991 के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर आज हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है एंड व्हाई दिस ग्लोबलाइजेशन was taken under the LPG's name, liberalization, privatization and globalization, and why this globalization was adapted in India. तो आज हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं. What does it mean? Globalization means integrating the national economy with the world economy. हमारी जो नेशन की जो इकोनॉमी है, नेशनल इकोनॉमी जो है, उसको इंटीग्रेट करना है किसके साथ में? वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में, बाय रिमूवल ऑफ द बैरियर्स. और जितने भी बैरियर्स हैं उनको रिमूव करके, जितने भी बैरियर्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेड्स एंड कैपिटल मूवमेंट जो हो रहे हैं, जैसे कि कैपिटल हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है, दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में कैपिटल आ रहा है थ्रू इन्वेस्टमेंट by the foreign investors or by the people those who are working there and by the people those who are working here, foreign people those who are working here, they are moving the capital from one place to another through investments also, through providing the services also. So ये जो मूवमेंट है कैपिटल का, गुड्स एंड सर्विसेज का, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, it is known as globalization. We are integrating the nation's economy with the world economy. वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में हम हमारी जो इकोनॉमी है उसको क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं, या साथ में लेकर हम लोग बिजनेस व्यापार वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में कर रहे हैं. तो अब ये जो ग्लोबलाइजेशन जो हमने उस समय लिया, क्यों लिया? देखिए, हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारे उस समय बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी हमारी गवर्नमेंट की कि सेफगार्ड करना. किसको सेफगार्ड करना? हमारी इंडस्ट्रीज़ को. और हमारे इंडस्ट्रीज़ को सेफगार्ड करना फॉरेन कंपटीशन से, फॉरेन टेक्नोलॉजी से और फॉरेन इंडस्ट्रीज से, जिससे कि वो खुद के पैरों पे खड़े हो सके. तो इस पॉलिसी को हम 90s तक लेके चले, बट हमने क्या देखा कि इस पॉलिसी की वजह से हमारे देश की जो इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है. तो ये बहुत ज़रूरी हो गया अब कि हमें क्या करना है, ये ग्लोबलाइजेशन जो है प्रोसेस जो है इसको एनहांस करना है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लेके आना है, जिससे कि हम लोग जब फॉरेन की कंपनियां हमारे यहाँ आएगी तो उनकी एक्सपर्टीज़, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी नॉलेज भी वो साथ लेके आएंगी. साइड बाय साइड अगर वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगी तो हमारे को रेवेन्यू मिलेगा, जो कि रेवेन्यू हमारी बिल्कुल कम हो गई थी. उसके साथ में हमने क्या सोचा, टेक्नोलॉजी तो आएगी, इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे और लोगों को बहुत सारा रोजगार भी मिलेगा. तो दैट वॉज द थिंकिंग बिसाइड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. आई होप इट इज़ बीन वेरी क्लियर. अब क्या हुआ, इसी कारण से 91 में हमने ग्लोबलाइजेशन हमारी कंट्री में लेके आए. बहुत सारे चेंजेस हमने यहाँ पर लिए, बहुत सारे चेंजेस हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में हमने करे. तो वो कौन कौन से ऐसे चेंजेस थे जो हमने हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर किए थे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे. देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो प्रिपेयर की गई थी वो एक स्पेसिफाइड लिस्ट थी. किसकी लिस्ट थी? हाई टेक्नोलॉजी और हाई इन्वेस्टमेंट्स की. जो बहुत सारी जो बढ़िया टेक्नोलॉजी जो फॉरेन में है वो टेक्नोलॉजी, और बहुत सारा पैसा जो वो कंपनीज हमारी कंट्री में लेके आ रही हैं उसकी. तो अब वो क्या चाह रहे थे कि इतनी सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इतनी सारी जो वहाँ की जो कैपिटल है वो हमारी कंट्री के अंदर आए. अब पहले होता था पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ के साथ में, और कुछ थोड़ा सा परसेंटेज ही शेयर कैपिटल का हम लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करवा सकते थे फॉरेन कंट्री से. पर अंडर दिस स्कीम
अब बाहर की कंपनियां, फॉरेन कंपनीज कैन इन्वेस्ट 51% पर 51% शेयर कैपिटल तक यहाँ पर वो हमारी कंपनीज में लगा सकती हैं। यानी कि हमने इनका जो शेयर है इन्वेस्टमेंट्स का हमारी कंपनीज के अंदर काफ़ी हद तक बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? जिससे कि वो आए, रेवेन्यू खर्च करें, यहाँ पर हमें रेवेन्यू दें। उसके बाद में फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स, ऑटोमेटिक परमिशंस वर प्रोवाइडेड। किसके? ये जो प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ है उनको कहा कि आप टेक्नोलॉजी ला के इन्वेस्ट करो। आप यहाँ पर काफ़ी सारे परमिशन है आपको कि जो हमारे एग्रीमेंट करो, हम आपको परमिशन देते हैं और 1 करोड़ तक की टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ आप हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे भी पैसा कमा सकते हो। तो दैट वाज आल्सो बीन इन्हांस्ड इन दिस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद में इंटरनेशनल जो करेंसी जो थी डॉलर, उसकी जो एक्सचेंज रेट थी इंडिया के अंदर वो कम थी। अब कम होने की वजह से रुपया महंगा था। अब हमने क्या करा, हमारे रुपए की जो वैल्यू है वो घटा दी इंटरनेशनल करेंसी के उसके अंदर। पहले 30 या 35 रुपीज़ पर डॉलर होता था, पर हमने 91 में 45 रुपीज़ कर दिया गया। किसको? रुपये को। यानी डिवैल्यूएशन, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी विथ द इंटरनेशनल करेंसी। डॉलर के एवज में हमने हमारी कंट्री की जो वैल्यूएशन है उसको कम कर दिया। तो दैट वाज आल्सो अ स्टेप टेकन इनटू दिस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, जिससे कि रुपया सस्ता हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी कंट्री से माल मंगाएंगे और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद में हमने क्या कर दिया, हमने जो इंटीग्रेट करने के लिए जो हमारे जो यूनियन बजट जो था 92-93 में, हमने उसके अंदर एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव पारित करके हमने क्या करा, इंडियन रुपी को पार्शली कन्वर्टेबल बना दिया। यानी कन्वर्ट, हमारा जो रुपया है कुछ हद तक लोग उसको कन्वर्ट करा सकते हैं फॉरेन करेंसी में। यानी कि अगर आप यहाँ पर डॉलर में आए तो डॉलर देके आप उसको पार्शली, यानी अगर $100 है तो $50 आप यहाँ दे दो और $50 के जो वैल्यू के जो रुपया है वो आप ले लो। और उसके नेक्स्ट ईयर में 93-94 के यूनियन बजट में हमने फुली कन्वर्टेबल कर दिया। यानी कि अब जितना आप करेंसी लाए हो उतना आप हमें दो, हम आपको फुली कन्वर्ट करके आपको रुपया में दे देंगे। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड स्टेप विच वाज टेकन बाय द यूनियन बजट इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल कंपटीशन जो ग्लोबल कंपटीशन के अंदर खड़ा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले क्या होता था, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हम लोग अगर किया करते थे तो हमें बहुत सारी ड्यूटीज़ देनी, कस्टम ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी, जो कि नियरली अबाउट 250% थी। 250% मतलब अगर 100 रुपये का आपने माल बेचा है तो आपको पे कितना करना पड़ेगा, 250 रुपये। मतलब यानी 100 रुपये के माल पे 150 रुपये एक्स्ट्रा आपको ड्यूटी देनी पड़ती थी। यानी आप ये सोचिए कितना महंगा वो माल हो जाता था इंडिया में आते आते और बाहर जाते जाते। अब गवर्नमेंट ने सोचा इसी की वजह से लोग जो है वो माल खरीद नहीं रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो हमने 250 तक लगा रखी परसेंट तक, अब हम उसको क्या कर देते हैं 10% तक ही रिड्यूस कर सकते हैं। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर स्टेप्स विच वॉज टेकन ईयर। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्या फेवर थे, यानी लोग जो ग्लोबलाइजेशन को क्यों कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा स्टेप है। फेवरेबल पॉइंट्स रिलेटिंग टू ग्लोबलाइजेशन, तो सबसे पहला था greater access to the global market. Now we can go into the global market, we can stand into the competition with the global companies, as well as we can improve the efficiency and effectiveness of our work, because we are standing into the competition, and in order to stand into the competition we have to work accordingly. So that was also one of the favorable points here. Second point was advanced technology. We have received now the advanced technology also, because when we are integrating or interacting with the other countries,
what is happening? We are having the advanced technology exchange with them, and we are also having those technology access, so we can also improve the production quality and quantity also of our product. After that, better future prospects for the developing country, because international arena, they will be knowing the environment of the international arena, how in international world the companies are growing. So these are the major favorable steps in this globalization policy. After that, some of the thinkers are also saying that globalization is not a good process. Why? Because देखिए, benefit is only for the developed country, because developed country ने already market को capture कर दिया है, और वो जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको क्या करते हैं, परसुएट करते हैं कि आपके कंट्री में हम माल डंप करेंगे। जैसे कि चाइना करता है, ज़बरदस्ती माल भेजता है बेचने के लिए, हम मना नहीं कर सकते बिकॉज वी आर इनटू द ग्लोबल एरिना नाउ। तो और हमारा माल वो लोग वहाँ पे लोग खरीदते ही नहीं, क्योंकि उनको आदत है एडवांस चीज़ों की खरीदने की। तो ये एक सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक है। इसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ती है अमंग द कंट्रीज़, और जो वेलफेयर और आइडेंटिटी जो होती है पुअर कंट्रीज़ की, कहीं ना कहीं तक वो ख़त्म होती दिखती है। तो दिस वाज अ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हियर। अब अगले वीडियो में मैं आपको आउटसोर्सिंग के बारे में और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में बात करूँगी। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू।